हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम डेक्स्टर सीजन 1 एपिसोड नंबर 12 बर्न फ्री की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत डेक्स्टर से शुरू होती है, जो कि समुद्र के किनारे डेव को जान ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब रूडी समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है तो डेव को जहां होश आ चुका होता है, वहीं जब वो उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, रूडी उसे जवाब देता है कि वो उसे कुछ भी बताकर उसके सरप्राइज को बर्बाद नहीं करना चाहता है। लेकिन जब वो अपने सामान को नीचे गिराकर उसे चेक करने लगता है तो जब रूडी उसे बताता है कि वो बस अपने सामान को चेक कर रहा है, क्योंकि उसके प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। लेकिन जब डेव उसे बताती है कि वो आज तक क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने उसके अंदर अच्छाई देखी है, रूडी बताता है कि वही आज तक क्लियर है, लेकिन कभी भी वो उसे हर्ट नहीं करेगा। I know. तो अगर तुम्हें ये बात सुनकर अच्छी लगी है तो ये बात वो बार बार दोहरा सकता है। तो जब डेव उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बताती है कि उसने इस बार किसी प्रोस्टिट्यूट को अपना शिकार नहीं बनाया है, बल्कि एक पुलिस वाली को किडनैप किया है, वो लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। तो रूडी जवाब देता है कि सारी चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही हैं। वहीं ये भी कंफर्म करता है कि उसका नाम रूडी नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा इंसान था और अच्छे कॉज के लिए मरा है, क्योंकि उसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में सालों की मेहनत लगी है। लेकिन इसका अंत अब बहुत ज्यादा करीब है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर अपने घर पे आकर रूडी के मैसेज को ढूंढने के लिए सभी जगह को तितर बितर कर देता है, तो उसे जब कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है तो उसके लैपटॉप में जहाँ बर्न फ्री का गाना बजने लगता है, वहीं जब वो उसके करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि रूडी ने छेड़छाड़ करते हुए इस गाने को स्क्रीन सेवर में सेट किया है। तो डेक्स्टर जहाँ उसके मैसेज को समझकर कंटेनमेंट एरिया की जगह को पता करने लगता है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ रूडी अपने यार्ड को छोड़कर उसे जहाँ एक बोट पे बैठाकर निकल जाता है, वहीं जब अगले दिन जेम्स और मारिया को डेव के गायब होने के बारे में मालूम चलता है तो वो लोग बटिस्टा के पास पहुंचकर जब उससे पूछताछ करते हैं तो उन्हें जहाँ रूडी के बारे में मालूम चलता है, वहीं बटिस्टा को भी ये मालूम चल जाता है कि रूडी ने उसको किडनैप कर लिया है। तो इस बात को कंफर्म करने के बाद जहाँ वो लोग डेक्स्टर को इन्फॉर्म करने के लिए निकल जाते हैं, वहीं इधर जब डेक्स्टर अपनी छानबीन करते हुए कंटेनर के नंबर को ढूंढ निकालता है तो जब वो उसे लिख ही रहा होता है कि जेम्स और मारिया जहां पहुंच जाते हैं, वहीं डेक्स्टर उनको देखने के बाद अपनी रिसर्च को डोर के अंदर रख देता है। फिर जब डेक्स्टर दरवाजा खोलता है तो जेम्स जहां उसके फोन ना उठाने की वजह से गुस्सा होता है, वहीं जब मारिया उसके बिखरे हुए सामान को लेकर सवाल उठाती है तो डेक्स्टर उन्हें ये बताता है कि उसे टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा था। फिर जब मारिया उसे उसके बहन के बारे में बताती है तो जेम्स जब उसके नाटक को बंद करने को बोलकर उसे बताता है कि उसे कुछ न कुछ जरूर मालूम है, उसे लैब के अंदर मंडराते हुए देखा था। तो डेक्स्टर को ना चाहते हुए भी रूडी के शक होने का रीजन बता देता है। तो जब मारिया उससे पूछती है कि आखिर उसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई है, तो जब डेक्स्टर उन्हें बताता है कि वो सिर्फ शक होने की वजह से अपनी बहन की लव लाइफ को नहीं बर्बाद कर सकता है। Knock it off. तो जेम्स को जहाँ उसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, वही मारिया उसके जाने के बाद उसे ये कहकर चली जाती है कि अगर उसे कुछ भी डेव के बारे में मालूम चलता है तो वो उसे इन्फॉर्म करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल रीटा को कॉल करके डेक्स्टर की सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो वो जहाँ उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ कैप्टन सभी लोगों के पास आकर एस्मे पास्कल से इंट्रोड्यूस करवाते हुए उनके नए लेफ्टिनेंट से मिलवाता है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ डेक्स्टर अपनी खोजबीन जारी रखते हुए कंटेनमेंट एरिया के पास पहुंचकर या ऑफिसर की नजरों से बचते हुए जहां उसके ऑफिस के अंदर पहुंचकर अपने नंबर को डालकर जहां उस एरिया के बारे में मालूम करता है जहां से हैरी ने उसे उठाया था। तो जब डेक्स्टर ढूंढते हुए उस कंटेनर के पास पहुंचता है तो उसे जहां हैरी निकलते हुए दिखता है,
वहीं डेक्स्टर जब उस कंटेनर को खोलता है तो उसके अंदर केले भरे होते हैं। तो जब डेक्स्टर निराश होकर उसे बंद करता है तो जेम्स जहाँ उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। तो जब डेक्स्टर उसे बताने की कोशिश करता है कि वो अपने सामान को यहाँ पे लेने के लिए आया था तो जेम्स जहाँ उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। वहीं जब डेक्स्टर उसे बताता है कि वो अपने टाइम पे कहीं पर भी जाने के लिए फ्री है तो जेम्स भी उसे यही जवाब देता है कि वो भी अपने खाली टाइम पे कुछ भी कर सकता है। फिर जब डेक्स्टर उसे रिलैक्स होने को कहकर फिर से एक्सक्यूज देने लगता है तो जेम्स जैसे ही उसे गुस्सा रसीद करता है लेकिन वहाँ के ऑफिसर के आने की वजह से जहाँ उनको अपनी लड़ाई बंद करनी पड़ती है वहीं जेम्स उससे वादा करता है कि वो नहीं जानता है कि वो इन सब से कैसे कनेक्टेड है लेकिन वो इस बारे में पता करके रहेगा। तभी दोनों के फोन बजने की वजह से वो दोनों जब रूडी के घर पे पहुँचते हैं तो मारिया जहाँ उसे देखने के बाद फ्रिज के अंदर जाने का इशारा करती है। तो जब डेक्स्टर अंदर जाकर छानबीन करने लगता है तो उसे वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता है या कोई भी क्लू नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब रूडी मस्त गाना सुनते हुए डेप को लेकर जा रहा होता है तो उसके शोर मचाने की वजह से जब वो गाड़ी को साइड में लगाकर डिक्की को खोलता है तो कार का मालिक जहाँ मरा पड़ा होता है वहीं रूडी उसका मुंह बंद करके फिर से डिक्की को बंद कर देता है। वहीं इधर जब पॉल का दोस्त रीटा को आकर जब समझाने की कोशिश करता है तो वो जहाँ उसकी बात को भी नहीं मानती है। वहीं इधर जब डेक्स्टर को मारिया और जेम्स की बातें सुनकर पता चलता है कि रूडी उसका असली नाम नहीं है तो जब वो कंफर्म करने की कोशिश करता है तो जेम्स और डेक्स्टर फिर से भिड़ जाते हैं। तो मारिया जहाँ उनके बीच में आकर उन दोनों को समझाते हुए रोकती है। वहीं जब आगे जाते हुए डेक्स्टर की नजर एक बॉक्स के ऊपर पड़ती है तो उसे जहाँ खोलने पर बर्न फ्री का एल्बम मिलता है। वहीं जब वो ऑफिसर से पूछता है कि इसके साथ और कुछ मिला है तो जब ऑफिसर उसे डॉल पकड़ाता है तो उसके पोस्टर को देखने पर डेक्स्टर को समझ में आता है कि वो उसके रियल घर पे बुला रहा है। तो जब वो अपने ऑफिस पहुंचकर अपने माँ के रिकॉर्ड को देखने के बाद जब घर के बारे में मालूम चलता है तो वो जैसे निकलने वाला होता है रीटा वहाँ पे पहुंच जाती है। डेक्स्टर को उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे जहाँ डेप के बारे में बताना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब रूडी डेप को एक खाली कमरे में ले जाता है तो रूडी जहाँ परेशान होकर उसे गिराकर उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब बटिस्टा को नर्स से पता चलता है कि बगल वाला पेशेंट मेंटल हॉस्पिटल से आया हुआ है और बहुत से कातिल और मुजरिम वहाँ पर भरे पड़े हुए हैं तो जहाँ बटिस्टा को अंदाजा हो जाता है कि वो रूडी के असली नाम को कैसे पता कर सकता है तो बटिस्टा अपनी तैयारी करते हुए जहाँ अपने साथी से फोन करके साइक मेंटल इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड में रूडी के फिंगरप्रिंट को मैच करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर अपनी माँ के घर पे पहुंचता है तो उसे जहाँ अंदर घुसने के साथ ही उसकी माँ उसके साथ खेलते हुए नजर आती है। वहीं जब डेक्स्टर की नजर उनके हाथों पे जाती है तो जहाँ उनके नेल्स अलग अलग नेल पॉलिश से रंगे होते हैं। वहीं जब उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर उसका भाई कहाँ पे है तो ब्रायन के पार आने पर जहाँ डेक्स्टर को पता चलता है कि उसका एक भाई भी है। फिर जब रूडी या ब्रायन आकर उससे पूछता है कि क्या उसे सब कुछ याद आ गया है Pliny. फिर ब्रायन उसे बताता है कि वो उसका असली भाई है ना कि कोई गोद दिया हुआ। हम दोनों वही खूनी भाई हैं जिन्होंने कंटेनर के अंदर लोगों के शरीर को कटते हुए उड़ते हुए खून से नहाते हुए और अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। तो डेक्स्टर को जहाँ याद आ जाता है कि वो उस कंटेनर के अंदर अकेला जिंदा नहीं बचा था बल्कि उसका भाई भी उसी के साथ था। फिर ब्रायन उसे बताता है कि वो लोग खून से भरे हुए उस कंटेनर के अंदर 2 दिनों तक किसी के आने का इंतजार कर रहे थे जिसके बाद हैरी ने हमें ढूंढा था लेकिन छोटे होने की वजह से उसकी यादें जहाँ चली गई वहीं वो उस दिन को अभी तक भूल नहीं पाया है। जैसे कि उसे लगता है कि उन लोगों का उस दिन पुनर्जन्म हुआ था। फिर जब डेक्स्टर डेप के बारे में पूछता है तो उसके ना बताने पर जब वो अंदर जाकर उसे ढूंढने लगता है तो डेक्स्टर जब एक रूम को खोलता है तो उसे जहाँ अपने भाई के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं।
वहीं ब्रायन उसके परेशान होने की वजह से जहाँ उसे बेहोश करके माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ बटिस्टा ऑफिस के अंदर पहुंचकर जहाँ उन्हें उसका असली नाम बताता है, उसे बचपन से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने की वजह से या साइकिक प्रॉब्लम होने की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल के अंदर रखा गया था। तो वो लोग जहाँ उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके बारे में छानबीन करने लग जाते हैं। वहीं जब दूसरी तरफ डेक्स्टर को होश आता है तो वो जहाँ अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाता है। वहीं ब्रायन उसे बताता है कि वो सब कुछ शुरू करने से पहले उसके साथ बैठकर बातें करना चाहता है। फिर उसे बताता है कि हैरी ने दोनों को अडॉप्ट किया था, लेकिन उसके पागलपन की वजह से या चिड़िया के पंख तोड़ने की वजह से उसे पागल खाने जाना पड़ा था और वहीं उसकी जिंदगी मॉर्गन फैमिली के साथ गुजरी है। लेकिन वो उसका असली परिवार नहीं है, बल्कि वो उसकी फैमिली है। I didn't even know you existed. माँ ने उससे मरते वक्त कहा था कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन हैरी की वजह से उसे अब तक उसकी यादों के सहारे जीना पड़ा है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि उसे ढूंढने के बाद जब ये पता चला कि वो बिल्कुल उसके जैसा है तो उसे कितनी खुशी हुई थी। तो जब डेक्स्टर उससे बोलता है कि उसे अब कुछ भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, तो ब्रायन जहाँ उसे खोलने के बाद समझाता है कि वो अब इस दुनिया में अकेला नहीं है, वो उसके साथ हमेशा अपनी असली पहचान के साथ रह सकता है। तो डेक्स्टर जहाँ उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाता है। वहीं ब्रायन उसे चाकू पकड़ाते हुए उससे पूछता है कि क्या वो डेब्रा के लिए तैयार है। फिर जब उसे डेब के पास ले जाकर उसे बताता है कि उसने बिल्कुल उसी की तरह उसे सजाया है। तो जब वो उसे मारने को बोलता है तो डेक्स्टर का दिल जहाँ गवाही नहीं देता है, तो ब्रायन उसे भड़काते हुए बताता है कि वो उसकी कोई रियल सिस्टर नहीं है। तभी डेक्स्टर का मन नहीं मानता है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसके सारे विक्टिम खूनी होते हैं। Yes. क्या हैरी ने उसे यही सिखाया है। तो डेक्स्टर बताता है कि हैरी ने उसे एक कोड दिया है कि वो कैसे सरवाइव कर सकता है। तो जब ब्रायन उससे पूछता है कि क्या वो कोड का यूज करते हुए बदला दे रहा है, तो डेक्स्टर उसे बताता है कि वो किसी बदले के लिए खून नहीं करता है। फिर जब ब्रायन उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, क्या वो एक ऐसा कातिल है जो बिना किसी वजह के या बिना पछतावे के खून करता है, या फिर वो अपने आप से आजाद होना चाहता है। तो डेक्स्टर के हामी बनने पर वो उसे बताता है कि वो डेब को मारकर सारी प्रॉब्लम से फ्री हो सकता है। तो जब डेक्स्टर उससे पूछता है कि आखिर उसके कोड का क्या होगा, ब्रायन उसे समझाता है कि उसे अब किसी कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैरी को मरे हुए 10 साल बीत चुके हैं और अब तुम्हें अपना बचपना छोड़कर अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आखिर तुम कौन हो। फिर जब ब्रायन पीछे हटकर उसे मारने का इशारा करता है तो डेक्स्टर जहाँ डेब को मारने से इनकार कर देता है, तो ब्रायन उसे चिल्लाकर बताता है कि वो एक हीरो और एक कातिल एक साथ नहीं हो सकता है, ये इस तरह से काम नहीं करता है। फिर जब उसके हाथों से चाकू छीनकर डेब को मारने वाला होता है तो डेक्स्टर जहाँ उसे रोकने लगता है, वहीं डेब को भी होश आ जाता है। तो जब ब्रायन उसके ऊपर भारी पड़ते हुए डेब को जैसे ही मारने वाला होता है कि मारिया और जेम्स के आने की वजह से वो जहाँ वहाँ से भाग जाता है, वहीं डेक्स्टर के चिल्लाने की वजह से उन लोगों को उनके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद जब पोलो डेक्स से पूछताछ करते हैं तो डेक्स्टर उन्हें बताता है कि डेब को जान से मारने की धमकी देने की वजह से वो यहाँ पे पहुंचा था। वहीं जेम्स जब उसकी बातों में भरोसा न करते हुए जब उसे बताता है कि वो कल कैप्टन से कंप्लेंट करते हुए उसे निकालने की रिक्वेस्ट करेगा, तो डेब जहाँ उसकी बात को सुनकर उसके ऊपर भड़क जाती है। Back the fuck off my brother! He just saved my life! He's a fucking hero! वहीं डेक्स्टर जब अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है तो डेब जब अपनी अंगूठी को निकालने की कोशिश करती है तो उसके ना निकाल पाने की वजह से डेक्स्टर जहाँ उसकी मदद करता है। वहीं जब वो डेक्स्टर से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उसने उसी को क्यों टारगेट किया है। Just lucky, I guess.
डेव जहाँ फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल फिर से रीटा को कॉल करके समझाने की कोशिश करता है तो वो जब उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती है तो वो उसे जहाँ अपना जूता ढूंढने को बोलता है। वहीं इधर जब डेक्स्टर अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है तो डॉक्टर जब उसे आकर बताती है कि वो चाहे तो अपनी बहन को ले जा सकता है या फिर यहीं पे छोड़ सकता है तो डेक्स्टर ब्रायन के खतरे की वजह से उसे यहीं पे छोड़ने का फैसला करके अपने घर पे जाकर ब्रायन के सामानों का यूज करते हुए उसे ऐसा जताता है कि डेव यहीं पे सोई हुई है। तो ब्रायन चाहे इस नज़ारे को देखने के बाद डेक्स्टर के सोने का इंतजार करता है। वहीं जब उसको एहसास होता है कि डेक्स्टर गहरी नींद में सो चुका है तो ब्रायन चाहे दरवाजे को खोलकर अंदर आने के बाद जहाँ उसे घूरकर जब डेव के कमरे में जाकर उसे मारने लगता है तो उसे जहाँ हकीकत पता चल जाती है। वहीं डेक्स्टर अपने शिकंजे में कसते हुए उसे बेहोश कर देता है। फिर जहाँ उसे उसी के अपसाइड टेबल पर बांध कर उसके चाकू को लेकर आता है तो ब्रायन को जहाँ होश आ जाता है। वहीं डेक्स्टर उससे माफी मांगते हुए उसके नीचे टब को रखता है। फिर जब उससे पूछने की कोशिश करता है कि अगर वो चाहे तो उसे और ट्रैंक्विलाइजर देकर बेहोश कर सकता है तो ब्रायन उसे हंसते हुए पूछता है कि क्या वो उसका विक्टिम बन चुका है, क्या वो उसका भी ब्लड सैंपल लेकर उसे अपने कलेक्शन में शामिल करेगा। डेक्स्टर मना करते हुए बताता है कि वो बस अपनी बहन की सेफ्टी के लिए उसे मार रहा है। वो उसकी असली बहन नहीं है बल्कि उसके लिए एक अजनबी है और वो हमेशा रहेगी। वो बस उसे मारकर उसकी मदद कर रहा था। तुम जानते हो कि ये मेरे लिए आसान नहीं है लेकिन तुम पूरी तरह से डिजर्व करते हो और एकमात्र इंसान हो जिसे वो फ्री करना चाहता है। ब्रायन, तुम मेरे छोटे भाई हो। उसे कोई आज़ादी की जरूरत नहीं है बल्कि उसे अपने आप से आज़ाद होने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा जीवन एक झूठ पे टिका हुआ है। मैं तुम्हें और ज़्यादा बातें करते हुए नहीं सुन सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे बारे में बिल्कुल सही हो। फिर जब उन्हें ब्रायन के बारे में पता चलता है तो मज़ूका जहाँ उसे चेक करने के बाद उसे जहाँ सुसाइड मानता है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर रीटा से मिलने के लिए जाता है तो वो जहाँ उसे देखकर गले लगा लेती है। वहीं डेक्स्टर जब उससे बातचीत करने के बाद बाहर निकलता है तो जेब जहाँ उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं जब डेक्स्टर उसकी तरफ देखता है तो वहीं उनके जाने के बाद जहाँ रीटा को कूड़ा फेंकते वक्त पॉल का जूता दिख जाता है। वहीं जब दोनों अपने दर्द को छुपाकर ऑफिस के लिए पहुंचते हैं तो डेक्स्टर जहाँ अपने ख्यालों में खोते हुए आइस ट्रेक्टर को मारने की वजह से अपने आप को जहाँ सेलिब्रिटी समझने लगता है। वहीं उसके गुड बाय बोलने के साथ ही ये सीजन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।